अध्याय 856 छोटी सी चूक। अगली सुबह चारों शिक्षकों को लारेड अकादमी में वापस लौटना पड़ा। उनके चले जाने से गिल्ड हाउस में अजीब तरह का खालीपन महसूस हुआ, यहाँ तक कि 5 नए सदस्यों के आने के बाद भी, जिन्हें टेसा उस सुबह बुनियादी लेखन के पाठ पढ़ा रही थी। ये चयन प्रक्रिया में चूक थी। यद्यपि वे सभी मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी औपचारिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथा राक्षसी और मानवीय दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ बहुत कमजोर थी। वे पाठ्यपुस्तक तो पढ़ सकते थे, लेकिन ज्यादातर शब्दों को पहचान कर, और यह काम नहीं करता था। लेकिन रेड ड्रैगन पादरी सभी तरह के बच्चों की देखभाल करने में माहिर थे, भले ही उनकी खासियत युद्ध में अनाथ हुए बच्चे ही क्यों न हो। इसलिए उसने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें निकाली और आज सुबह उन्हें आम मानवीय भाषा में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें इसी भाषा में लिखी गई थीं। ये बात काल के लिए रहस्य थी कि वह भाषा दुनिया भर में कैसे और कब फैली, लेकिन ऐसा लगता था कि पाठ्यपुस्तकों के लिए वह अभी भी मानक थी। उसे संदेह था कि शायद उसे इसका उत्तर पता हो। सामान्य भाषा वह थी जिसे ड्रैगन्स ने मानवीय रूप में बोलने के लिए चुना था, क्योंकि बहुत कम अन्य प्रजातियां सरपेंट बोल सकती थीं, जिनकी पुरानी जादुई रूनों के अलावा कोई लिखित भाषा नहीं थी। अतः चूंकि इसे ड्रैगन द्वीप कहा जाता था, इसलिए उन्होंने संभवतः इसे अपनी भाषा के रूप में बनाए रखा था, और मनुष्य ही थे जो इसे अपनी सामान्य भाषा बताकर दुस्साहस कर रहे थे। काल बरामदे में बैठा हुआ भोर की रोशनी और घास पर ओस की गंध का आनंद ले रहा था, तभी सुबह का पहला आगंतुक आंगन में आया। एक फटेहाल दिखने वाली बिल्ली लड़की, जो कि मुख्यतः मानव थी, लेकिन उसके कान भी उसके पार्श्विक रूप के समान सफेद और काली धारियों वाले थे, गेट से अंदर घुसी और राहत की सांस लेते हुए घास में लेट गई, क्योंकि पिछवाड़े में वेदी से उपचार मंत्र की ध्वनि आ रही थी। काल ने शहर के द्वार की ओर देखा और एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी, जिसने शहर की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वह उसे देखने के लिए बाहर से नहीं आए हैं। बाहर अभी भी मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए काल ने रे द्वारा मकड़ी के जाले के आकार में बनाई गई एक रजाई ले आया और सो रही जानवर को उसमें लपेट दिया। फिर उसे धूप में दूसरे बरामदे में झूले पर ले गया। वे अभी भी वहीं विपरीत बेंचों पर बैठे थे जब भोर के पहले ग्राहक आए। क्रोध के 2 राक्षस अपने पीछे 6 ऑर्किश योद्धाओं के एक समूह के साथ प्रांगण में आए, जहां ऑर्किश लोगों ने तुरंत इस बात पर लड़ाई शुरू कर दी कि कौन पहले कुएं से अपना कैंटीन भरेगा। ऐसा लग रहा था कि दानव माफी मांगने जा रहे हैं, लेकिन काल ने हंसते हुए उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। मूल्यांकनकर्ता डेविस अभी नहीं आया है, लेकिन मिक आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता है, उसने दोनों को सूचित किया। वास्तव में हम अपनी अगली यात्रा के लिए एक कस्टम ऑर्डर बनाना चाहते थे। आप देखिए, हम गेग में ऑक राजा से मिलने के लिए दक्षिणी छोर पर जा रहे हैं, और ऑक के पास अधिकांश प्रकार की उन्नत शिल्पकला का अभाव है। हम उनके लिए विभिन्न प्रकार की जादुई वस्तुएं लाना चाहते थे, लेकिन वे किसी भी तरह से युद्ध से संबंधित नहीं हो सकती। 2 क्रोध राक्षसों में से बड़े ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। ऑर्क्स दूसरों से हथियार स्वीकार नहीं करते, केवल वही हथियार स्वीकार करते हैं जो वे अपने कबीले में बनाते हैं। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास उपयोगी घरेलू वस्तुओं के लिए वास्तव में कई तरह के पैटर्न हैं। सफाई, कैंटीन भरना, नहाना। हमारे पास वाटरप्रूफ युद्ध पेंट है। मैं पत्थर, हड्डी और कच्चे रत्नों का उपयोग करके भी कई वस्तुएं बना सकता हूँ। मुझे पता है कि कुछ कबीले सबसे परिष्कृत धातुओं या जटिल रूप से कटे हुए रत्नों का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं। काल के शब्दों से दानव चौंक गया। आप ऑर्क्स की आदिवासी भूमि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो ऐसा सोचते हैं। ज्यादातर कबीले अब ज्यादा महानगरीय होते जा रहे हैं। उनकी पसंद फैंसी कपड़ों और लगभग मानवीय पसंद वाली चीजों की ओर बढ़ रही है। लेकिन गेग के रेगिस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए खरीदारी करना मुश्किल है। काल मुस्कुराया और अपने पीछे दुकान की दूर वाली दीवार की ओर इशारा किया। हमारे पास कई तरह के रेशम भी हैं जो कई तरह की गुणवत्ता वाले हैं। अगर आप उन्हें कच्चा रेशम देना चाहते हैं ताकि वे अपना खुद का फैशन बना सकें, तो मुझे यकीन है कि ज्यादातर कबीले इसे ठुकरा नहीं देंगे। मैंने अपने देश में कुछ ऐसे कबीलों से मुलाकात की है जो व्यापार में भोजन से अधिक कुछ नहीं लेते, लेकिन मुझे संदेह है कि उनमें से अधिकांश इतने प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। काल ने कहा। व्यापारी ने मुंह सिकोड़ा, फिर मुस्कुराया। किसी भी तरह से यह हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। संभावित लाभ बहुत है, जिससे तट पर जादुई वस्तुएं और रेशम लाया जा सकता है। लेकिन एक व्यापारिक जहाज, यहां तक कि हमारे जैसे हल्के स्कूनर को भी लोड करने की लागत बहुत अधिक है। काल धूप में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। चलो अंदर चलते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए।
मुझे यकीन है कि हम थोक छूट पर काम कर सकते हैं जब तक कि आपको उच्च श्रेणी के व्यापार वस्तुओं की भारी मात्रा की आवश्यकता न हो। कमांडर रैंक और उससे नीचे हमारे पास सहायता के लिए जर्नीमैन ट्रेड्सपर्सन है, लेकिन एक छोटे गिल्ड के रूप में हमारे ओवरलॉर्ड रैंक वाले मास्टर क्राफ्टर्स बहुत सीमित हैं। दूसरा क्रोध दानव, जो अब तक चुप था, धीरे से तुतलाकर बोला, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा अधिपति। हमारे पास उस तरह का धन नहीं है जो व्यापार के लिए मुट्ठी भर मास्टर क्राफ्टेड आइटम खरीदने के लिए भी आवश्यक होगा। संभवतः 1 या 2, लेकिन फिर भी इसकी कीमत हमारे जहाज के औसत लोड से अधिक होगी। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उनकी बात सही थी। हर महीने वे जो 1 या 2 ओवरलॉर्ड रैंक वाले हथियार बेचते थे, उससे कमांडर रैंक और उससे कमतर सभी वस्तुओं की तुलना में ज्यादा राजस्व मिलता था। ठीक है, मुझे आप पर बैंक तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कितने शक्तिशाली की जरूरत थी, आरोही और कमांडर? मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे पास कोई जागृत रैंक प्रशिक्षु है, लेकिन हमारे पास कुछ पुराने स्टॉक जागृत रैंक सिल्क हो सकते हैं। दोनों राक्षसों ने सिस्टम मैसेज का उपयोग करते हुए चुपचाप विचार विमर्श किया। आरोही और कमांडर रैंक ठीक है। हम अलग अलग रंगों में 3 टन रेशम बोल्ट खरीदना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप कमांडर या रॉयल रैंक पर एक रोल कस्टम मेक कर सकते हैं, जैसा कि बाहर के लोग पहन रहे हैं, तो मैं उन्हें नए साल के उपहार के रूप में नया टाटन उपहार देना चाहूंगा। काल ने राय के इस बात की पुष्टि होने तक प्रतीक्षा की कि इतना वजन उठाना संभव है। ठीक है, हम इसे सुबह तक तैयार कर सकते हैं। अब बाकी शिपमेंट के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने रेगिस्तानी ओर्क्स को माल भेजने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर चर्चा पूरी कर ली, जिसमें पानी बनाने वाली 1000 अंगूठियां शामिल थीं, तो काल को एहसास हुआ कि दुकान के रूनक्राफ्टिंग अनुभाग के लिए 2 मूर्तिकार और वह स्वयं भी पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें टीम में लोट्स जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो बुनियादी वस्तु टेम्पलेट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। सौभाग्य से इस शिपमेंट के लिए ऑक्स ने सुझाव दिया था कि ज्यादातर सामान हड्डी और लकड़ी से बने थे। रेगिस्तानी ऑक्स फैशन के लिए इन 2 सामग्रियों को पसंद करते थे, और काल की टीम के पास सचमुच टिनो मॉन्स्टर बोन्स थी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए साफ और पॉलिश किया जा सकता था। एक बार राक्षस को खा लिया गया, तो हड्डियों को फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी। वे अभी भी अपने आप में एक जादुई शिल्प सामग्री थे, एक छोटा खजाना। इसलिए हॉक और रे दोनों ने उन्हें इकट्ठा किया था। हॉक ने उन्हें रास्ते से हटाकर एक ढेर में रख दिया, जबकि रे ने उन्हें ज्यादातर अपने रात्रिकालीन जंगल में सजावट के लिए इस्तेमाल किया। घोस्टफायर ने सभी अवांछनीय चीजों को जला दिया, जिससे हड्डियां एक सुंदर जली हुई काली हो गईं। और कैंटीन को भरने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी बनाने के लिए रूनिक स्ट्रिंग को लिखने में केवल कुछ सेकंड लगे। इसे सैकड़ों बार करने से ऊर्जा की खपत सीमित कारक होगी। इसलिए काल ने अनुरोध किया था कि समूह 4 दिन बाद वापस आए, अर्थात उनके प्रस्थान से 1 दिन पहले, और अपना ऑर्डर ले जाए। यह अभी भी काफी मुश्किल था, इसलिए काल ने एक और कर्मचारी चाहिए का बोर्ड तैयार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही किसी को जानता है जो संदर्भ दे सकता है। लो रोस वैंडी, अगर तुम पानी बनाने के लिए हड्डियों के इस ढेर पर काम शुरू कर सकती हो, तो मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने की कोशिश करने जा रहा हूं जो हमारे लिए और लकड़ी की वस्तुएं बना सके। काल ने समझाया। ठीक है बॉस, जल्द ही मिलते हैं। वेंडी ने सहमति जताते हुए खुशी खुशी छोटी हड्डियों पर रन बनाने शुरू कर दिए। ये भले ही मूर्तिकला न हो, लेकिन अभ्यास से सिद्धि मिलती है, और हॉक द्वारा उपलब्ध कराए गए छोटे छोटे हड्डियों के ढेर पर रन बनाना एक उत्कृष्ट अभ्यास होगा। उसके पिता को उसकी कौशल उपलब्धियों पर गर्व होगा। कमरे से बाहर निकलते ही काल सीधे ड्रार्ड्स की ओर चल पड़ा। उसे पीछे की कार्यशाला में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह गली से नीचे की ओर मुड़ा और छोटे शिल्पकार को आवाज लगाई। रेन, क्या तुम्हारी माँ जाग रही है? मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे नया कर्मचारी ढूंढने में मदद कर सकते हो। काल ने 2 बिल्डिंग दूर से आवाज लगाई। छोटी ड्रॉइड ने कार्यशाला के चारों ओर लगी लताओं के बीच से अपना सिर बाहर निकाला और मुस्कुराए। वह अभी भी सो रही है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे दुकान के लिए लकड़ी के आइटम खाली करने के लिए एक पूर्णकालिक प्रकृति जादू उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। यदि उनके पास कोई व्यापार कौशल नहीं है, तो मैं उन्हें एक प्रशिक्षु रनक्राफ्टिंग कौशल भी सिखा सकता हूँ। लेकिन उन्हें शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें रॉयल और मोनार्क रैंक वाली वस्तुओं के लिए बहुत सारे अनुरोध मिलते हैं।
रॉयल रैंक वाली लकड़ी ज्यादातर समय मोनार्क रैंक वाली वस्तुओं के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर वे अभी भी कमांडर या मजबूत आरोही हैं, तो वे उन भारी मात्रा में वस्तुओं को बनाने में सक्षम होंगे जिनकी हमें आवश्यकता है, कार्ल ने समझाया। तो अनिवार्य रूप से आवश्यक शर्तें ये हैं कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास अंगूठी के खाली टुकड़े बनाने की कला हो, तथा जो प्रकृति के जादू में इतना कुशल हो कि वह आपके द्वारा थोक में भेजी जाने वाली वस्तुओं को बना सके जो कमांडर रैंक की हो, उसने स्पष्ट किया। मुझे लगता है कि समान योग्यता और पृथ्वी जादू वाला कोई व्यक्ति जो स्थायी पत्थर और धातु की वस्तुएं बना सकता है, वह भी ठीक रहेगा, कार्ल ने सहमति जताई। क्रिएशन टाइप अर्थ मैजिक, वैसे मैं उनमें से एक को जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह अनुरोध कैसे होगा। ये जोन्स की बहन के पोते में से एक है, कार्ल ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि हमारी निवासी प्रकृति पुजारी एक युवा ड्रैगन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। इससे ड्रॉइड इतनी जोर से हंसने लगा कि पड़ोसी ये देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालने लगे कि क्या हो रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे सच बता रहे हो, लेकिन शायद यही समस्या है। वह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती रही है और उन्हें नए लोगों के साथ घुलते मिलते देखना उसके लिए असहनीय हो सकता है। उसका साथी एक स्टोन ड्रैगन है जो पृथ्वी के उप ड्रैगन की गैर उड़ने वाली प्रजातियों में से एक है, लेकिन इसका मतलब है कि उनके सभी बच्चों में असाधारण पृथ्वी प्रतिभाएं हैं और आग के प्रति लगाव है जो उन्हें मजबूत शिल्पकार बनाता है। हालांकि आपको इस बारे में जोन्स से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता कि आप उससे मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इन दिनों मेरे लिए उससे मिलने की कोशिश करना मुश्किल है क्योंकि सभी टोटेम उसका समय ले रहे हैं। अब जब वह आगे बढ़ गया है तो उसे नई जिम्मेदारियां मिली हैं और वे चाहते हैं कि वह पूरे दिन बैठकों में रहे जबकि वह उनके नियम सीख रहा है। कार्ल ने सिर हिलाया। हाँ, यह उन्नति का एक खतरा है। एक बार जब आपके पास शक्ति होती है तो आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें, इस बारे में सभी प्रकार के नए नियमों से जूझते हैं। जब वे बात कर रहे थे, मिस्टी मुस्कुराती हुई बाहर आई। ओवरलॉर्ड कार्ल, मेरी बेटी कहती है कि आपको अपनी दुकान के मूर्तिकारों के लिए सामान बनाने के लिए एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की आवश्यकता है। मैं इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति को जानता हूं, अगर वे सहमत होने को तैयार हों। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा करना चाहेंगे? ड्रॉइड ने पूछा। बेशक, रेन जोन्स के किसी रिश्तेदार का नाम सुझा रहा था, लेकिन अगर आपके मन में कोई और भी है तो मैं दोनों से बात कर सकता हूं। मुझे एहसास हो गया है कि एक दुकान में कभी भी पर्याप्त कारीगर नहीं हो सकते। ड्रॉइड ने सहमति में सिर हिलाया। गजदरी तक का सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके घोस्टफायर थंडरबर्ड के साथ हम एक दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। हमें बस उत्तर पश्चिम में नदी के किनारे चलना है, फिर जहां ये खत्म होती है सीधे पश्चिम की ओर जाना है और हम शहर पा लेंगे। ये रास्ता मुख्य सड़क पर चलने से ज्यादा तेज होगा। हॉक को यह एक बढ़िया विचार लगा। इतनी दूरी पर देखने के लिए कई तरह की नई चीजें होंगी। वे पहले ही ध्रोद शहर के चारों ओर घूम चुके थे और कुछ यात्राओं के लिए इसके बाहर भी, लेकिन यह उन्हें ध्रोद की पश्चिमी सीमा तक ले जाएगा। हॉक को याद आया कि किसी ने कहा था कि वहां ओर्क्स थे। क्या वे उन्हें आइटम बनाने के लिए एक ओर्क शमन को काम पर रखने वाले थे? यह अलग होगा। शायद वह फिर से ओफेलिया के साथ फ्लर्ट करते हुए किसी को गोली मारते हुए देख सकता था। कार्ल ने गिल्ड को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ संभावित नए कर्मचारियों की जांच करने के लिए कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहे हैं और बदले में उन्हें तुरंत आक्रोश का सामना करना पड़ा। न तो डाना और न ही लोड्स खुश थे कि वह उनके बिना सड़क यात्रा पर जा रहा था, लेकिन उन दोनों के पास शहर में काम बाकी था। यहां तक कि थोर और रे भी पीछे रहने वाले थे अगर कार्ल लौटने में देर करता। इस यात्रा पर कार्ल के साथ आने वाले एकमात्र लोग हॉक और कैरा थे, साथ ही एक अंतःप्रिय लिटिल बटरफ्लाई भी, जिसका बाहरी दुनिया के बारे में आघात उसे अपने स्थान से बाहर जाने के लिए अनिच्छुक बनाता है, चाहे वह दुनिया के बारे में कितना भी जिज्ञासु क्यों न हो। आखिरकार वह दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए भ्रम पैदा कर सकता था, और भ्रमपूर्ण पुस्तकालय ठीक रहेगा भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर हो। उसने खुद को ईंधन देने के लिए जगह तैयार की थी, इसलिए जब तक उसे भारी नुकसान नहीं हुआ तब तक उसका मैना खत्म नहीं होगा। क्या हम सब जा रहे हैं या सिर्फ एक? कार्ल ने पूछा। रेन वापस अपनी कार्यशाला में चली गई और बड़ी ड्रॉइड कार्ल की ओर देखकर मुस्कुराए। आज सिर्फ हम ही हैं। वह किसी प्रोजेक्ट के बीच में है, उसे वहां से खींचकर ले जाने के लिए सिर्फ जिज्ञासा से ज्यादा की जरूरत होगी। हॉक उनके ऊपर चक्कर लगाने के लिए अपने स्थान से बाहर निकला और कार्ल ने विशालकाय पक्षी पर चढ़ने के लिए आकाश में छलांग लगाने से पहले छोटे ड्रॉइड को उठा लिया।
वह उसे अपनी टांगों के बीच सुरक्षित तरीके से बैठाकर बैठा रहा, क्योंकि उसे बाद में एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऊंचाइयों से डरती थी। चिंता मत करो, सुरक्षात्मक जादू तुम्हें गिरने नहीं देगा। हालांकि यह एक लंबी उड़ान होगी। संभवतः 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम नदी के अंत तक जाएंगे और उचित शहर की खोज करेंगे। लेकिन हम इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि हमें जमीन से हमला होने का डर नहीं होगा। काल ने उसे सांत्वना दी। और उड़ने वाले जानवरों के बारे में क्या? उसने पूछा। जब तक वे टोटेम रैंक वाले नहीं होते, वे हॉक को परेशान नहीं करेंगे जब वह उड़कर आएगा। अगर इससे तुम्हें ज्यादा आराम मिले तो मैं हमें अदृश्य बना सकता हूं, काल ने प्रस्ताव दिया। भयभीत ड्रॉइड ने सिर हिलाया और लिटिल बटरफ्लाई ने समूह पर अपना टोटेम रैंक अदृश्यता बढ़ा दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो तेज उच्च ऊंचाई वाली उड़ान के दौरान उनका पता लगा सके। वास्तव में जबकि वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, ड्रॉइड ने काल से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि मुड़ने और आगे का सामना करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि पहले घंटे के बाद क्षितिज पर देखना इतना बुरा नहीं लगा। वे जमीन से इतने दूर थे कि गिरने का कोई तत्काल खतरा नहीं था। वह यहां से जमीन की छोटी छोटी बारीकियां भी नहीं देख सकती थी, और उड़ान के एक बड़े हिस्से में वे धुंधले दलदलों के ऊपर थे, जब तक कि सूरज ने सुबह के कोहरे को जला नहीं दिया। वे लेग रेजिमेंट के मुख्य बल के ऊपर से गुजरे, जो मरे हुए लोगों के साथ एक भीषण युद्ध में शामिल था, और उसके बाद स्थानीय जानवरों और राक्षसों के बीच या 2 गांवों के मिलिशिया बलों के बीच कई छोटी लड़ाइयां लड़ीं। काल ने किसी बड़े पैमाने पर चल रहे गृहयुद्ध के बारे में कुछ नहीं सुना था, इसलिए ये मुद्दे काफी आम रहे होंगे, या अलग थलग माने जाएंगे, या कम से कम 2 गांवों की निजी दुश्मनी तक सीमित रहे होंगे। लेकिन इससे उसे इस बात की काफी समझ मिली कि ग्रामीण क्षेत्र वास्तव में कितने अस्थिर थे। लेकिन जैसे जैसे वे उड़ते गए, क्षेत्र की प्रकृति बदलने लगी। भूमि अधिक शुष्क होती गई, और छोटे गांवों की जगह नदी के किनारे बड़े कृषि समुदाय बसने लगे, और अंत में एक विशाल शहर बन गया जो पूरी तरह से लकड़ी की इमारतों से बना था। वह अरुरद ही होगा। हम आधे से थोड़ा ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अरुरद उन और के शहरों में से पहला है जो हमें मिलेगा। यदि आप यहां से सड़क का अनुसरण करते हैं तो यह नदी से दूरी में बहुत अधिक भिन्न नहीं है, और गजद्री को नजरअंदाज करना असंभव होगा। यह अरुरद छोड़ने के बाद दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन यह अभी भी 300 किलोमीटर दूर है। हॉक ने रास्ता बदल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें खुले घास के मैदानों में अपने लक्ष्य की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी ताकि वह देख सके कि स्थानीय किसान किस तरह के जानवर पालते हैं। जंगल के शहरों में शक्ति का स्तर कम से कम ड्रोज शहर जितना ही था, और हॉक अरुरद में कम से कम 4 टोटेम रैंक के प्राणियों को महसूस कर सकता था, भले ही यह राजधानी के आधे से भी कम आकार का था। यहां तक कि किसान भी ज्यादातर सम्राट थे, और घरों के हर समूह में एक अधिपति था। फिर जब वे सड़क से नीचे की ओर बढ़े तो हॉक ने छोटे गांवों में और भी ज्यादा टोटेम रैंक के संरक्षकों को महसूस किया। ये जगह वाकई खतरनाक थी, इसलिए यहाँ यात्रा करना खतरनाक था। लेकिन ऐसा होना ही था, क्योंकि यहाँ भोजन के लिए रॉयल रैंक के बैलों को पाला जाता था, और जंगल के इलाकों में ओवरलॉर्ड रैंक के विशालकाय बाग भी थे। हमें अपना अगला दोस्त ढूंढने के लिए शायद यहाँ आना पड़े, या उससे भी आगे पश्चिम की ओर। वे बहुत मजबूत हैं। हॉक ने स्थानीय वन्यजीवन की प्रशंसा की। मुझे यकीन है कि हम कहीं न कहीं एक उपयुक्त दोस्त पा लेंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। थोर अभी तक ओवरलॉर्ड में भी नहीं है, और हमने अभी अभी लिटिल बटरफ्लाई हासिल की है। काल ने हॉक की आवाज में बदलाव महसूस किया, क्योंकि वह निजी तौर पर बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आप जानते हैं कि थोर को इवोल्यूशन मंत्र की आवश्यकता होगी, है ना? उसने नए मंत्र के आधार पर मोनाक बनाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा को पार कर सके। हमारे द्वारा खोजे गए खजानों के साथ भी ये पर्याप्त नहीं है। काल ने हॉक की पीठ थपथपाई। हाँ, जब हम वापस आएंगे तो मैं उसकी मदद करूंगा। उसने काफी समय तक संघर्ष किया है, और हम नहीं चाहते कि वो पीछे रह जाए। हॉक मन ही मन मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि अगर उसे टेसा के साथ रहना पड़ा तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते वो उससे एक रैंक ज्यादा ताकतवर हो। काल इस विचार पर हंसा। पक्षी गलत नहीं था, खासकर जब उसने बीस्ट फॉर्म को पूरी तरह से ड्रैगनकिन में बदलना सीखा तो थोर उनके युद्ध पादरी से मोहित हो गया था। हर कोई उनके रोमांस पर खुश था, लेकिन किसी ने भी इसे खुलकर नहीं कहा, इस डर से कि उन्हें कोई बेतुका कारण मिल जाएगा कि यह स्वीकार्य नहीं है। एक और मध्यम आकार का शहर उनके नीचे से गुजरा, और हॉक ने क्षितिज पर अपना लक्ष्य देखा। गजद्री से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। हम आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे।
कार्ल ने मिस्टी को सूचित किया, जो उसकी बाहों में बेचैनी से सो रही थी। कई घंटों तक भयभीत रहने से वो मानसिक रूप से थक चुकी थी। जब वे गजद्री के आसपास के खेतों के समूह के करीब पहुंचे, तो कार्ल ने बटरफ्लाई से उनके चारों ओर के अदृश्यता मंत्र को रद्द करवा दिया और हॉक को बादलों से नीचे ले गए, कम ऊंचाई पर जहां जमीन पर मौजूद गार्ड देख सकते थे कि उसकी पीठ पर सवार थे। वे शहर को भयभीत नहीं करना चाहते थे या उन्हें ये सोचने नहीं देना चाहते थे कि एक अधिपति रैंक वाला उड़ने वाला जानवर बाहरी इलाकों पर हमला कर रहा है। कार्ल ने हॉक को शहर के दरवाजों के बाहर बड़े मंच से 50 मीटर की दूरी पर उतारा, जिसका इस्तेमाल एक पोर्टल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा था। ये किसी भी तरह से एक स्थायी पोर्टल नहीं था, लेकिन यह एक निर्दिष्ट स्थान था जहां पोर्टल से यात्रा करने वाले व्यापारी आते और जाते थे। कार्ल ने आसपास की चीजों को याद कर लिया था ताकि वह आसानी से वापस आ सके। ऊपर से पूरे क्षेत्र को देखने के बाद यह अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान था, और कार्ल जानता था कि वह बिना किसी समस्या के फिर से यहां एक पोर्टल खोल सकता है। एक विशालकाय अधिपति रैंक वाला ऑक कार्ल के रोएदार रूप और उसकी बाहों में सोए हुए ड्रॉइड को देख रहा था, जबकि हॉक उसके अंतरिक्ष में गायब हो गया। यदि आप यहां व्यापार करने नहीं आए हैं तो शहर में प्रवेश करने के लिए आपको एक चांदी देनी होगी, गार्ड ने उन्हें सूचित किया। कार्ल ने उसे 2 सिक्के दिए और ड्रॉइड को जगाया। मिस्टी, उठने का समय हो गया है। हम फिर से जमीन पर हैं और गजद्री में हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें खुल गईं और ड्रॉइड ने तुरंत बैले उगा दी जो उसके पैरों से जमीन तक फैल गईं। जमीन, उसने खुशी से आह भरी, फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और औख हंसने लगा। मैं समझता हूं कि प्रकृति एलिमेंटल को उड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने कार्ल से पूछा। ऊंचाई से डर लगता है, कार्ल ने सहमति जताई। मिस्टी ने कार्ल का हाथ पकड़ा और उसे शहर में ले गई। ओह, ये बहुत मजेदार होगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसे बहुत पसंद करोगे। कार्ल को गजद्री की घुमावदार सड़कों से तेजी से आगे ले जाया गया क्योंकि मिस्टी रुकने से और अधिक उत्साहित हो गई थी। अंत में वह एक छोटे से लॉग केबिन के सामने रुकी, जिसके सामने एक साइनबोर्ड लगा था जो उपचार का प्रतीक था। या कम से कम कार्ल ने यही अनुमान लगाया था कि अर्धचंद्र और पट्टी यही दर्शाते हैं। चोट या संक्रामक रोग, रिसेप्शन डेस्क पर बैठी छोटी कद की बौनी महिला ने पूछा। अकेला सबसे अच्छा दोस्त, मिस्टी ने जवाब दिया। गनोम ने कुछ सेकंड तक उसे घूरकर देखा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए तुम चिकित्सकों के पास आए हो, शायद किसी मनोवैज्ञानिक के पास। तभी एक विशालकाय हरे रंग की महिला, जिसकी पीठ पर कांटे लगे हुए थे, पीछे के कमरे से बाहर आए और ड्रॉइड को गले लगा लिया तथा उसे गोल गोल घुमाने लगी। गनोम मुस्कुराए क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वह अकेली दोस्त उसकी बॉस है, और वह तब तक प्रतीक्षा करती रही जब तक कि वे दोनों एक पूर्ण डुप्लेक्स वार्तालाप में हाल की घटनाओं पर चर्चा नहीं कर लेते, जहां दोनों एक ही समय में बोल रहे थे। जब वे शांत हो गए तो मिस्टी ने परिचय कराया। कार्ल, ये बेथ है, मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। मैं जिस संभावित नई नौकरी का सुझाव देना चाहता था वह उसकी छोटी बहन थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी एक बेटी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। उन्हें एक जैसी शक्तियां मिली हैं, मजबूत प्रकृति जादू और पृथ्वी जादू का मिश्रण। कार्ल ने सिर हिलाया। यही तो हम खोज रहे थे। शायद हमें जोन्स से उसके परिवार के सदस्यों की भर्ती के बारे में पूछना न पड़े। चिकित्सक हंसा। तुम बहादुर हो, जोन्स से उसके परिवार की प्यारी राजकुमारी को काम पर रखने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो। वह पहले से ही लगभग 30 साल की है और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी भी घर से बाहर अकेले जाने दिया गया हो। संदेश भेजते समय चिकित्सक कुछ क्षण के लिए रुका और कुछ ही सेकंड बाद सीढ़ियों से नीचे की ओर हल्के कदमों की आवाज आई। माँ, आपने कहा था कि कोई है जो मुझे नौकरी पर रख सकता है। एक हल्की सी स्त्री जैसी आवाज ने पूछा। ठीक उसके पहले एक छोटी लड़की, जो 1 मीटर से भी कम लंबी थी और चमकीले हरे रंग के फर से ढकी हुई थी, कोने से आए। तुम नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? चिकित्सक ने पूछा। कार्ल ने अपना हाथ उठाया। ये बहुत प्यारी है, क्या हम इसे भी रख सकते हैं? मेरे पास ग्रीन ड्रैगन की एक उच्च पुजारिन है जिसे खुश रखना है। बड़ी महिला हंसी। मुझे नहीं लगता, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसकी कक्षा 5 या 6 साल में नहीं जाग जाती। अब मेरा वो किताबी बच्चा कहाँ है? छोटा बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया और चिकित्सक ने आह भरी। माफ कीजिए, जब से उसे पता चला है कि पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया गया है, तब से वह नौकरी पाने को लेकर उत्साहित है। वह एक पालतू बिल्ली पालना चाहती है और मैंने उससे कहा कि जब तक वह उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हो जाती तब तक वह बिल्ली नहीं रख सकती। कार्ल मुस्कुराया और मरहम लगाने वाला हंसा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वह एक पालतू बिल्ली है।
लेकिन यही कारण है कि वह अपने बड़े चचेरे भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ छोटा और प्यारा चाहती है। कुछ ही देर बाद एक थोड़ी बड़ी लड़की, जो लगभग कमल के आकार की थी, लेकिन जिसकी पूंछ लंबी थी और चेहरा स्पष्ट रूप से ऑर्किड जैसा था, सीढ़ियों से नीचे आए। क्या है, माँ? उसने झल्लाते हुए पूछा। उसके हाथ में अभी भी एक किताब खुली हुई थी। मेरा पुराना मित्र एक अधिपति के साथ एक गिल्ड क्राफ्टर की तलाश में आया था, और यही सबसे अच्छा अभिवादन है जो आप कर सकते हैं, मरहम लगाने वाले ने पूछा। लड़की ने मिस्टी को प्रणाम किया। माफ करना गिल्ड मास्टर, मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी चाहती हूँ। फिर वह काल की ओर मुड़ी। क्या आप दिल के पिता हैं? काल हंसा और मिस्टी ने अपना चेहरा शाखाओं के घूंघट के पीछे छिपा लिया। दरअसल ये दूसरी तरफ है। मैं ही एक पृथ्वी और प्रकृति तत्व निर्माता की तलाश कर रहा हूँ, और मिस्टी आपकी माँ की बचपन की दोस्त है। काल ने प्रस्ताव दिया। लड़की का चेहरा गहरे हरे रंग का हो गया और उसने माफी मांगते हुए कई बार सिर झुकाया। मुझे बहुत खेद है सर, मैंने गलत समझा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। काल ने उसके सिर पर थपथपाकर उसके डर को दूर कर दिया। तुम मुझे अपने बारे में और अपनी योग्यताओं के बारे में बताओगी? मेरा नाम डोरा है, मैं 18 साल की हूँ। हाल ही में मैंने रॉयल रैंक हासिल की है, जिसमें मोनाक रैंक की रक्तरेखा क्षमता है और रीबर्थ शमन के रूप में एक पूर्ण कौशल वृक्ष है। मैं प्रकृति और पृथ्वी तत्व निर्माण मंत्रों के साथ साथ कुछ मामूली उपचार में विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी माँ बेथ के अधीन 4 साल तक प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उपचार ने मुझे कभी पेशे के रूप में नहीं बुलाया। काल ने सिर हिलाया। तो आप ऐसे पौधे और पत्थर की सामग्री बना सकते हैं जो जादू खत्म होने पर बिखरेंगे नहीं? डोरा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पौधे और पत्थर ही नहीं। मैं लकड़ी, धातु, यहाँ तक कि रत्न भी बना सकती हूँ। वे जादुई पदार्थ नहीं हैं, कम से कम जन्मजात तो नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपने मौजूदा रैंक तक मजबूत कर सकती हूँ। क्या आपके पास टेस्ट के लिए समय है? मुझे लगता है कि आपके कौशल हमारे गिल्ड के लिए एकदम उपयुक्त हो सकते हैं। डोरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आप मुझसे क्या बनवाना चाहेंगे? ये परंपरा है कि नए कारीगर नियोक्ता के लिए अपना पहला सामान खुद बनाते हैं। इसलिए ऐसा सामान बनाए जिसे आप काम करते समय रोजाना पहन सकें, और मैं इसे इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाऊंगा। यह मानते हुए कि आप आवश्यक मानक का सामान बना सकते हैं, ऐसा ही है, काल ने समझाया। डोरा ने सिर हिलाया और एक साधारण चांदी का घेरानुमा कंगन बनाया, जो लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा था, जिसके बाहर की ओर एक आकार का पैटर्न था और अंदर की ओर एक चिकनापन था। काल ने ध्यान से उस वस्तु की जांच की। क्या आप जटिल नक्काशी बना सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि यह एक दोहराव वाला पैटर्न है। डोरा ने अपना सिर हिलाया। यह मेरे कौशल के लिए बहुत ज्यादा है। आमतौर पर मैं उन्हें चिकनी सतह पर बनाती हूँ। काल ने कंधे उचका दिए। ये ठीक है, हमारे पास कुशल मूर्तिकार हैं और ज्यादातर सामान वैसे भी दिखने में अच्छे होंगे। लेकिन इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक काम का अनुबंध है। बस मानक सामान, साप्ताहिक भुगतान दर, दुकान में बिक्री के लिए आपके द्वारा उत्पादित पूरी तरह से तैयार वस्तुओं पर कमीशन, और डाकलाइट होस्ट गिल्ड की बुनियादी अपेक्षाएं और नियम। इस संदर्भ को सुनकर बेथ की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन डोरा ने नाम नहीं पहचाना, बल्कि अनुबंध का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ये काफी उदार है, और इसमें गिल्ड हाउस में भोजन और आवास दोनों शामिल हैं। क्या वहां रहना अनिवार्य है? एक बार जब मुझे कोई साथी मिल जाता है तो मैं शादी करके परिवार बसाना चाहता हूँ। काल ने अपना सिर हिलाया। हर कोई गिल्ड हाउस में नहीं रहता है, लेकिन यह एक मानक लाभ है। हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता डेविस अपनी मां के साथ द्रोद कैसल में रहते हैं। बेथ ने अपनी बात को स्वीकार किया, फिर अनुबंध को फिर से पढ़ा, और फिर काल ने उसे हस्ताक्षर करने से पहले ही रोक दिया। मैं पहले आइटम की पुष्टि करूंगा और फिर हम प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। काल ने बोनस का वही सेट बनाया जो दूसरे क्राफ्टर्स चाहते थे। क्राफ्टिंग की सफलता की संभावना, मैना स्टोरेज, स्किल पावर और किस्मत में वृद्धि। यह एक परीक्षण आइटम के लिए अच्छा था और ब्रेसलेट के अंदर लिखना आसान था। काल ने मैना जोड़ना शुरू किया और ऐसा लगा कि आइटम ने ऊर्जा को उतनी ही उत्सुकता से अवशोषित किया जितना कि नेचर स्टोन ने फर्टिलिटी चार्म को अवशोषित किया था। यह एक उत्कृष्ट संकेत था, और इस सामग्री में मैना संगतता के प्रभावशाली स्तर होने चाहिए। रॉयल रैंक के माध्यम से इसने बिना किसी प्रतिबंध की शक्ति को अवशोषित किया, और फिर सम्राट रैंक के माध्यम से इसने धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ाया। काल ने थोड़ी देर और जारी रखा और रूनों को ओवरलॉर्ड रैंक तक धकेल दिया।
वह महसूस कर सकता था कि सामग्री अपनी सीमा पर थी क्योंकि रून एक भूतिया हरे रंग में बदल गए, जो उसकी त्वचा की तुलना में हल्का रंग था। लेकिन यह सफलतापूर्वक ओवरलॉर्ड रैंक आइटम मानक तक पहुंच गया। शिल्पकारों के भाग्य का चक्र महान गुणवत्ता। कौशल के साथ शिल्प करते समय सफलता की संभावना को बढ़ाता है, कौशल शक्ति को बढ़ाता है, भाग्य को 50 तक बढ़ाता है, मानक मैना भंडारण मात्रा को 2x बढ़ाता है। काल ने संतोष में सिर हिलाया। मैं इसे 5 से भी अधिक कहूंगा। ये सामग्री अपेक्षा से कहीं अधिक मैना संगत है और हमारे कारीगर आपको अपने स्टाफ में पाकर उतने ही खुश होंगे जितने मूर्तिकार हैं। अब उसे सुसज्जित करो और अनुबंध पर हस्ताक्षर करो ताकि हम गिल्ड हाउस लौट सकें और तुम टीम से मिल सको। उसने जोर दिया। मिस्टी उलझन में दिख रही थी। दिन ढल चुका था और वह अंधेरे में उड़ान भरने का इरादा नहीं रखती थी, खास तौर पर एक अतिरिक्त यात्री के साथ जिससे उसे काल के साथ फिर से लिपटने में असहजता महसूस होती। डोरा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जो सिस्टम में पंजीकृत होते ही गायब हो गया, और फिर उसने नई वस्तु को अपनी कलाई पर लटका लिया, जो पहले से ही विभिन्न रंगों के आधा दर्जन धातु के कंगनों से सुसज्जित थी। वह गायब हो गया और फिर डोरा का हाथ उसके गले पर चला गया, जहां एक चमकदार चांदी का चोकर अब उसके तराजू के खिलाफ धीरे से सेट किया गया था। उसकी मां हंसने लगी और रिसेप्शन डेस्क पर बैठी गनोम खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या इसने अपनी डिजाइन की हुई स्थिति को सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही जादुई कंगन थे और तुम सिर्फ 2 ही पहन सकती हो? गनोम ने हंसते हुए कहा। डोरा ने उस पर क्रोध से देखा और चोकर को खींचा, जो फैलकर उसकी पूरी गर्दन को ढकने लगा, फिर छोड़ने पर सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में आ गया। ये सबसे अजीब धातु है जो मैंने कभी देखी है, काल ने कहा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, डोरा ने शिकायत की। उसकी आंखों में दबे हुए आंसू चमक रहे थे। मुझे लगता है कि यह ठीक है। महाकाव्य वस्तुओं में हमेशा कुछ विचित्रताएं होती हैं। कम से कम यह आपकी गर्दन के चारों ओर एक कठोर धातु का कॉलर नहीं बनाता। लोगों को गलत धारणा हो सकती है। बेथ जोर से हंसने लगी और डोरा ने अपनी किताब से उसे मारा। मैं तुम्हें दोषी मानता हूं, मां। तुम ही हो जिसने पुरुषों के प्रति अपने अजीब स्वाद से आधा दर्जन नई प्रजातियां पैदा की हैं। बेथ इस बात पर बहस भी नहीं कर सकती थी। वह शुरू में ड्रैगन और ऑक दोनों का मिश्रण थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी का पिता एक ग्रीन ड्रैगन था, जिसके कारण वह एक बहुत ही ओखी ड्रैगनकिन बन गई थी। वह अभी भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन बेथ को यकीन था कि वह समय के साथ बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह पहले से ही उत्तेजित होने पर काफी हिंसक थी। एक युवा ऑक में एक उत्कृष्ट विशेषता। ये निश्चित रूप से कित्स्यून की तुलना में बेहतर तरीके से मिश्रित था, जिसने अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया था। ओर्क हरा और शराबी प्यारा था, लेकिन वह छोटा था। क्या हम रात भर नहीं रुकेंगे? मिस्टी ने पूछा जब ऐसा लगा कि काल मरहम लगाने वाले को अलविदा कहने वाला है। क्या तुम रात भर रुकना चाहते थे और सुबह वापस जाना चाहते थे? यह कोई समस्या नहीं है। मैं डोरा को दूसरों से मिलवाने के लिए घर का द्वार खोलने जा रहा था, लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं है। वह कल उन सभी से मिल सकती है। उसने प्रस्ताव दिया। रुको, तुम पोर्टल मंत्र का उपयोग कर सकते हो। हम वापस नहीं उड़ रहे हैं, मिस्टी ने पूछा। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया था। अगली बार जब आप यहाँ आना चाहें तो बस पूछ लें, और अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपको एक अनुरक्षक के साथ यहाँ भेज दूंगा, काल ने समझाया। यह एक बड़ी राहत थी। क्यों ना आप अपने नए गिल्ड क्राफ्टर के साथ एक कमरा ले लें और मैं रात के लिए अपने दोस्त से मिल लूंगा, ड्रॉइड ने सुझाव दिया। डोरा मुस्कुराई। मुझे सही जगह पता है। वहां बढ़िया खाना मिलता है और यह सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर है। माँ, हम सुबह आपसे मिलेंगे। इससे काल को अपने नए कर्मचारी को अप्रेंटिस रनस्मिथिंग कौशल सिखाने का एक निजी मौका भी मिल जाता। अगर वे पहली बार फॉलो मी लिटिल वन का इस्तेमाल करने पर सार्वजनिक रूप से भड़क नहीं जाते तो ये कम शर्मनाक होता। डोरा काल को होटल ले गई और फिर बगल में बने शानदार रेस्तरां में आशा भरी नजरों से देखने लगी। रास्ते में खाना गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है ना? उसने आशा भरी नजरों से पूछा। काल हंसा। स्वाभाविक है। आपने जो हार पहना है उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा है। गिल्ड के पास खाने पीने का अच्छा इंतजाम है। ये शहर के सबसे बेहतरीन रेस्तरां में से एक था, हालांकि यह ज्यादातर ऑकिश शहरों के लिए बहुत कुछ नहीं कहता था। ऑकिश व्यंजन स्वाद के लिए ज्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन ये जगह एक बूढ़े एल्फ द्वारा संचालित थी और एल्विश भोजन आमतौर पर अविश्वसनीय था। काल ने डोरा को कपड़े का एक ढेर दिया और वह एक क्षण तक उसे देखती रही, ये सोचती रही कि वह इसे क्यों पकड़े हुए है।
इसे पहन लो, यह एक शाम का गाउन है ताकि हम रेस्तरां के ड्रेस कोड को पूरा कर सकें। काल ने समझाया और उसने काली शर्ट के साथ एक सफेद रेशमी सूट पहन लिया। वे होटल में घुसे और काल ने एक दरबान को उनके पास आने का इशारा किया। डोरा थोड़ी घबराई हुई दिखी, लेकिन स्टाफ का सदस्य मुस्कुराता हुआ आया। हमें शाम के लिए एक कमरा चाहिए, 2 बिस्तर और रेस्तरां में आरक्षण। क्या अब खाना संभव है? काल ने पूछा। दरबान ने विनम्रता से सिर झुकाया। हाँ सर, मैं आपके लिए यह व्यवस्था कर सकता हूँ। कर्मचारी एपेरेटिव के दौरान हिसाब किताब निपटाने आएंगे। काल ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का दिया, फिर डोरा को, जो अब एक काले रंग की गाउन में थी, रेस्तरां के मेजबान के पास ले गया। उसने जल्दी से उन्हें बैठाया और पूछा कि क्या वे शराब या कोई और अधिक तीखी शराब पसंद करते हैं, और फिर गायब हो गया। ये बहुत रोमांचक है। उनके दैनिक रात्रिभोज के व्यंजन महान हैं। डोरा फुसफुसाया। एक एल्फ विनम्र मुस्कान के साथ ओर्किश मेजबान के साथ मेज पर वापस आया। मेरा नाम ओकलीफ है और मैं आज शाम के लिए आपका शेफ बनूंगा। क्या आप दोनों में से किसी ने पहले एल्वेन व्यंजन का स्वाद चखा है? उसने पूछा। डोरा ने अपना सिर हिलाया जबकि काल ने सिर हिलाया। निया महाद्वीप पर मारिया गणराज्य में कई एल्वेन गांव हैं। उनका भोजन बहुत बढ़िया है। शेफ चौंक गया। क्या आप नया महाद्वीप पर गए हैं? और कब तुम यह महाद्वीप पर भी, जैसा कि यहाँ कहा जाता है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने दोनों महाद्वीपों की पूरी यात्रा की है, लेकिन मुझे ग्लेड गांव में पारंपरिक एल्वेन व्यंजनों का आनंद लेने का मौका जरूर मिला। शेफ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तो यह आपके लिए पुरानी यादें ताज़ा करने वाला होना चाहिए। महिला के लिए, मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि ज्यादातर एल्वेन खाना शाकाहारी होता है, लेकिन अगर आप मांस पसंद करती हैं, तो मैं इसे बनाने में कुशल हूँ। डोरा ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ भी खा सकती हूँ, धन्यवाद। पहला कोर्स मीठे बारबेक्यू सॉस में नट और बेरी मीटबॉल था, जिसके बाद कंसियज होटल के लिए कागजात और उनके कमरे की चाबी लेकर आया। काल ने हस्ताक्षर किए और भुगतान के साथ इसे वापस कर दिया। फिर सवर ने बटरनट स्क्वैश सूप दिया। डोरा लगभग स्वादों से आनंदित थी और काल ने रसोई के कर्मचारियों को इसे मेनू में जोड़ने के लिए एक नोट बनाया। उनके पास सभी सामग्रियां थीं, या लोट्स उन्हें बना सकता था, ये केवल उन्हें सूप में बनाने की बात थी। कोर्स के बाद भोजन परोसा गया जब तक कि काल को संदेह होने लगा कि आधा ऑक मेज पर भोजन कोमा में गिरने वाला था। फिर उन्होंने एक मीठा केक लाया और काल को पूरा यकीन हो गया कि वह उसे अपने कमरे में ले जाएगा। सौभाग्य से वह हल्की थी और कुछ मिनट की झपकी के बाद वह मिठाई के कारण शुगर के उच्च स्तर पर थी और पुनः पूरी तरह से जाग गई। अब बेहतर महसूस कर रही हो? काल ने पूछा जबकि डोरा कराह उठी और अपने फूले हुए पेट को पकड़ लिया। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। बहुत ज्यादा पेट भर गया है। वह बुदबुदाते हुए धीरे धीरे चलने लगी। तो फिर कुछ ऐसा करने के बारे में क्या ख्याल है जिससे तुम्हारा ध्यान तुम्हारी अतिभोग विलास से हट जाए? काल ने फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय करने से पहले सुझाव दिया। यह एक कौशल है। मैंने एक कौशल से एक पूरा व्यापार सीखा है। यह अविश्वसनीय है। डोरा ने कमरे में खुशी से नाचना शुरू कर दिया, जयकारे लगाए और हंसी। उसका पेट दर्द पूरी तरह से भूल गया था और उसका दिमाग पूरी तरह से उन संभावनाओं से भरा हुआ था जो अप्रेंटिस रूनस्मिथिंग कौशल के साथ आती हैं। मैंने तुम्हें इसी काम के लिए नियुक्त किया है। टीम में 2 मूर्तिकार हैं जो बिना किसी सामान से कुछ बनाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें सामान रखने के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी। काल ने समझाया। बिल्कुल शानदार, और अब मैं उनमें से एक हूँ। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ तक कि नए चोकर जितना बढ़िया भी। खैर, शायद उससे बेहतर नहीं, लेकिन वाकई बहुत बढ़िया। काल ने उसे उसी तरह घुमाने के बारे में सोचा जैसे उसकी माँ ने मिस्टी को घुमाया था, लेकिन लगभग तुरंत ही उसने पुनर्विचार किया। वह शायद भूल गई थी कि वह ज्यादा खाने से फटने वाली थी, लेकिन उसे गोल गोल घुमाना शायद एक बढ़िया विचार नहीं था। अब वह क्षमता हस्तांतरण कौशल एक गिल्ड रहस्य है। गिल्ड में हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन आप किसी और को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। काल ने चेतावनी दी। ड्रोथ के आधे लोगों को अब तक इसके बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन यदि शेष आधे लोगों को पता नहीं चला, तो ये कुछ न जानने से तो बेहतर ही है। समझ गया। किसी को यह नहीं बताना कि हम सभी ने स्मृति हस्तांतरण के साथ सबसे अद्भुत शिल्प कौशल सीखा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप भी इस शिल्प कौशल को जानते हैं? डोरा ने पूछा।
मैं वास्तव में इसका एक और अधिक उन्नत रूप जानता हूँ, लेकिन केवल मूल बातें स्थानांतरित करना और फिर शिल्पकारों को अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने देना आसान है। एक तो इसका उपयोग कौन कर सकता है, इस पर बहुत कम प्रतिबंध है, और दूसरा सिस्टम के भीतर कौशल स्तर में वृद्धि शिल्प बोनस के साथ आती है, काल ने समझाया। डोरा अचानक फर्श के बीच में बैठ गई, एक और कंगन बनाया, इस बार चिकनी धातु से बना, और फिर बाहर की तरफ रूनिक लिपि में लिखना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पात्रों को जोड़ने में गड़बड़ी कर दी है, और उसने धातु को चिकना करके पुनः काम शुरू किया। इससे उसका प्रशिक्षण चरण बहुत आसान हो जाएगा। वो उन रूनों को मिटा सकती थी जिन्हें उसने गलत तरीके से बनाया था, और कोई भी वस्तु बर्बाद नहीं होगी। काल को पूरा यकीन था कि डोरा उस रात बिल्कुल भी नहीं सोई। जब वह सोने गया तो वह कंगन बनाने का काम कर रही थी। जब वह उठा तो वह अभी भी कंगन बनाने का काम कर रही थी, लेकिन होटल के कमरे में मेज पर आधा दर्जन कंगन रखे हुए थे। आप जानते हैं कि जब तक मैं आपके साथ कुछ मिश्रित रूनों और सामान्य वाक्यांशों पर चर्चा नहीं कर लेता, तब तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, है ना? आपको सारी रात काम करते रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने मजाक में कहा। लेकिन मैं ऐसा कैसे न कर सकती थी? वे बहुत सुंदर हैं। डोरा ने शिकायत करते हुए लकड़ी के छल्लों के ढेर की ओर हाथ हिलाया, जिन पर बैंगनी रंग के चमकीले रन बने हुए थे। इसके अलावा मुझे ये पता लगाने में बहुत समय लगा कि मैना ट्रांसफर के लिए कौन सी लकड़ी सबसे अच्छी है। ये स्पष्ट है कि धातुओं के लिए मैना और बिजली की अनुकूलता एक साथ चलती है, लेकिन लकड़ी के लिए कोई भी लकड़ी बिजली का संचालन अच्छी तरह से नहीं करती है, लेकिन इनमें से कुछ मैना का बहुत अच्छा संचालन करती हैं। काल ने उसके उत्साह पर हंसते हुए महसूस किया कि उसके व्यक्तित्व में उसका ग्रीन ड्रैगन वाला पहलू बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा था। भले ही वह छिपकली की पूंछ वाली एक छोटी औक की तरह दिखती थी, लेकिन वह पूरी तरह से आधी ड्रैगन थी। वे नाश्ते के लिए रेस्तरां में गए, जो स्थानीय शैली में ट्रोलिश रसोइये द्वारा परोसा गया था। तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही वे बैठे, ट्रोल ने पूछा। मुझे 10 अंडे और सारा बेकन चाहिए, काल ने वापस बुलाया। फिर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ कि उसने ट्रोलिश में क्यों बात की थी। अनुवाद नहीं किया गया था, शब्द ट्रोलिश में निकले थे। रसोइये ने उसे अंगूठा दिखाया, जबकि डोरा उसे अजीब नजरों से देख रही थी। तुम ट्रोलिश बोलते हो? मैं अपने दिमाग में इसका अनुवाद सुन सकती हूँ, उसने पूछा। होर्किश भी, काल ने सहमति जताई। डोरा हंसी। हाँ, जाहिर है, हर कोई ऑकिश बोलता है। काल ने उसके माथे पर थपकी दी। हम राजधानी द्रोथ शहर जा रहे हैं। शहर में आम भाषा के तौर पर डेमन बोली जाती है, इसलिए सिस्टम आपके लिए सारा अनुवाद कर देगा। डोरा रुक गई जब खाना आया। बेकन और अंडे की एक पूरी प्लेट, साथ में टोस्ट भी था। आपका नाश्ता, सर, सवर ने प्लेटों को अजीब नजर से देखते हुए समझाया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज सुबह मुझे इसी की जरूरत थी। सवर प्लेट को देखकर भयभीत और मोहित के बीच कहीं दिख रहा था, लेकिन काल की दिलचस्पी उन 2 ओर्क्स में अधिक थी जो खिड़की के बाहर ड्रुइड की पोशाक पहने और हुड ऊपर उठाए इंतजार कर रहे थे। उसने कभी ऑकिश डेर्यूड नहीं देखा था। हाँ, शमन तो थे, लेकिन उनके नाम की प्लेटों के अनुसार ये स्पष्ट रूप से डेर्यूड थे। काल ने नाश्ते के बाद चेकआउट किया और डोरा को उसकी मां को अलविदा कहने तथा मिस्टी को लेने के लिए सड़क पर ले गया, ताकि ड्रॉइड देश के गलत हिस्से में न रह जाए। जैसे ही वे सड़क पर आए, डेर्यूड वस्त्र पहने 2 ओर्क्स काल के बगल में चलने लगे। मेरे साथ आओ, हम चिकित्सक की दुकान पर बात कर सकते हैं जबकि डोरा अपनी मां से बात करेगी। कमांडर रैंक डेर्यूड्स वास्तव में कोई खतरा नहीं थे जब उनके पास शून्य शरीर निष्क्रिय रूप से सक्रिय था। डोरा चिकित्सकों के केंद्र के अंदर भागी, जहां काल ने सुना कि मिस्टी अपने मित्र के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी, जबकि वे ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? काल ने दोनों डेर्यूड से पूछा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक सामग्री का अनुभव करें। मैं लैरी हूं और यह डेरिल है। हमने एक दोस्त से सुना है कि आपके गिल्ड में शिलालेखवादियों के लिए एक जगह हो सकती है। देश के पश्चिमी हिस्से में बहुत ज्यादा शिलालेख की दुकानें नहीं हैं, लेकिन आप द्रोथ से हैं, है ना? मैंने सुना है कि दानवों को सभी तरह का लिखित ज्ञान पसंद है। डोरा की तरह हम दोनों प्रकृति जादू में विशेषज्ञ हैं, लेकिन हम दोनों के पास शिलालेख कौशल है और हम काम करने के लिए तैयार हैं। काल ने इस पर विचार किया। लाइब्रेरी को स्किल बुक्स बेचना या नए सदस्यों के लिए गिल्ड हाउस में उन्हें स्टॉक करना कोई बुरा विचार नहीं था, लेकिन उनके पास नेचर मैजिक भी था। ये लोरोस और वैंडी द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए अच्छा काम करेगा।
डोरा थोड़ी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और धातु का उपयोग कर सकता था, जबकि डेर्यूड्स केवल प्राकृतिक जादू का उपयोग करते थे, जैसे लोट्स। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ गिल्ड हाउस वापस आओ तो हम एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर तुम्हें राक्षसों से भरे शहर में रहने में कोई आपत्ति नहीं है तो हम हमेशा अधिक कुशल श्रमिकों का उपयोग कर सकते हैं। ऑक्स मुस्कुराए, यह कोई समस्या नहीं है। ड्रोद में भी ऑक्स हैं, बस उनकी संख्या इतनी नहीं है। इसके अलावा हम ऑकिस्ट ऑक्स नहीं हैं। लैरी की बात सही थी। वे दोनों मनुष्यों के लिए बड़े थे, लेकिन पूर्ण विकसित ऑकिश नरों के लिए निश्चित रूप से छोटे थे। संभवतः इसलिए क्योंकि उन्होंने कम हिंसक वर्ग चुना था, या शायद सिर्फ उपलब्धियों की कमी के कारण। किसी भी तरह से काल को यकीन था कि वे उन्हें जल्द ही सही आकार में ला सकते हैं। लड़कियों को कालकोठरी में भेजना असाधारण रूप से अच्छा काम कर गया था। डोरा और मिस्टी वापस बाहर आई और पाया कि काल अभी भी 2 ओर्क्स के साथ खड़ा था। क्या आपको काम खत्म करने के लिए और समय चाहिए था? डोरा ने विनम्रता से पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम इन 2 डेर्यूड्स को भी काम पर रख रहे हैं। वे लकड़ी की वस्तुएं बनाने के लिए प्राकृतिक जादू का उपयोग कर सकते हैं, और उनके पास शिलालेख कौशल है, इसलिए वे गिल्ड के लिए स्क्रॉल और कौशल पुस्तकें बना सकते हैं। डोरा, लैरी और डैरिल से मिलो। डैरिल, लैरी, डोरा से मिलो। वे तीनों धीरे से हंसे। हाँ, हम मिले हैं। यह एक अच्छा खासा शहर हो सकता है, लेकिन अजीबोगरीब लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। काल ने ड्रोद के बाहर पोर्टल प्लेटफॉर्म पर मरहम लगाने वाले की दुकान की दीवार के पास एक पोर्टल खोला और तुरंत ही आसपास की दुकानों से आधा दर्जन उत्सुक दर्शक बाहर निकल आए। काल ने अन्य लोगों का पीछा किया और पोर्टल को उनके पीछे आने दिया, ठीक उसी समय जब गार्ड को पता चल गया कि वह भी समूह का हिस्सा है। ओह, युद्ध चैंपियन, घर में आपका स्वागत है। क्या ये आपके लोग हैं? काल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक भर्ती मिशन पर गया था। इनमें से 3 जल्द ही डार्कलाइट होस्ट के साथ काम करेंगे। गार्ड मुस्कुराया। समझ गया, आपका दिन शुभ हो और शहर में अपने प्रवास का आनंद लें। मिस्टी, मैं अगले सप्ताह आकर आपकी बेटी से मंगवाई गई टेबल ले लूंगा। मिस्टी ने खुशी से सिर हिलाया। जब भी तुम तैयार हो, ये तैयार है। उसने इसे कल रात ही मेरे जाने से पहले पूरा कर लिया था, बस हमें इसे शहर के उस पार ले जाने का समय नहीं मिला था। गार्ड ने उसे मुस्कुराते हुए कंधे पर थपथपाया। अगर ऐसा है तो मैं अपनी शिफ्ट के बाद आऊंगा। मेरे पास वो रास्पबेरी चाय है जो तुम्हें पसंद है। जिस क्षण काल डोरा को गिल्ड हाउस के द्वार से अंदर लाया, कोहराम मच गया। पिछले आंगन में वेदी पर ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे नए आगंतुकों की थकान और पुरानी चोटों को ठीक किया जा सके। हाफ ऑक, हाफ ग्रीन ड्रैगन रीबर्थ शमन वेदी की ओर तेजी से भागा। फिर एक छोटे हरे ड्रैगन लोट्स जानवर रूप में ने उससे मुकाबला किया और उसे जमीन पर ले गया, जिससे पुजारिन वापस रूपांतरित हो गई। इससे शमन घबरा गया, जिससे ऑकिश डेर्यूड्स भ्रमित हो गए और गेट गार्ड्स तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़े। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? लैरी ने चुपचाप पूछा, जबकि काल उन्हें कार्यशाला की ओर ले जा रहा था। केवल कभी कभी। ग्रीन ड्रैगन हाई प्रीस्टेस ने अभी अभी ग्रीन ड्रैगन कबीले के आधे ड्रैगन की खोज की है, और शमन ने अभी अभी अपनी प्रजाति के संरक्षक देवता के लिए एक वेदी खोजी है। उन्हें 6 घंटे दें और वे फिर से शांत हो जाएंगे। पोर्ट से डेविस ने ये शब्द सुनकर ठहाका लगाया, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि काल गलत नहीं था। भले ही वे इतने शांत हो जाएं कि यार्ड से बाहर निकल जाएं, लेकिन आज वे कुछ भी उत्पादक काम नहीं कर पाएंगे। सज्जनों, मूर्तिकारों से मिलिए। ये लोरोस और वेंडी हैं। पीछे कोने में हमारे ग्रैंडमास्टर स्मिथ एशब्रिंगर हैं। वे व्यस्त दिख रहे हैं, इसलिए हम बाद में परिचय कराएंगे। एशब्रिंगर ने स्वीकृति में अपना एक पंख फड़फड़ाया और फिर अपने शिल्पकला में लग गया। महिलाओं, ये लैरी और डैरिल हैं, डेर्यूड्स की जोड़ी जिनके पास कमांडर रैंक नेचर मैजिक है। वे भविष्य में आपके लिए आवश्यक कई आइटम ब्लैंक बनाएंगे, लेकिन वे शिलालेखकर्ता भी हैं, इसलिए वे अधिकांश समय अंदर ही काम करेंगे, स्क्रॉल और स्किल बुक्स बनाएंगे। काल ने समझाया। अब मुझे समझ में आया। हम कच्चा रूप बनाते हैं, वे उसे सुंदर बनाते हैं, फिर वे कुछ जादू करते हैं और उसे एक शक्तिशाली वस्तु में बदल देते हैं। डैरिल ने पूछा। लोरोस ने सहमति में स्वीकार किया। ये बिल्कुल सही है। हम सभी प्रकार के उपयोगी कमांडर रैंक रिंग, हथियार, ताबीज और मूर्तियां बना सकते हैं। हमें बस काम करने के लिए सामग्री की आवश्यकता है। अब तक हम कच्चा माल खरीदते रहे हैं या लोट से उन्हें बनवाते रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 और लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो सदस्यों पर बहुत कम दबाव पड़ेगा। काल मुस्कुराया।
डोरा भी ऐसा कर सकती है। वह भी रूनक क्राफ्टिंग सेक्शन में आपके साथ शामिल होगी, हालांकि वह बहुत ज्यादा मूर्तिकार नहीं है। ज्यादातर वह बेस आइटम बनाएगी और फिर पहले से ही नक्काशी की गई वस्तुओं को उकेरेगी, क्योंकि वह रॉयल रैंक की है और शहर के लिए आइटम बना सकती है। वेंडी ने काल के शब्दों को स्वीकार किया, फिर ड्रूइड्स की ओर मुस्कुराए। मुझे बताओ, क्या तुम भालू बन सकते हो? उसने पूछा। दोनों ने उलझन में देखा। नहीं, हम स्किल ट्री के जानवर परिवर्तन पथ पर नहीं हैं। क्यों? वेंडी ने कंधे उचका दिए। हमारे पास एक भालू टोटेम बरसेकर है और वह वाकई बहुत प्यारी है। मुझे लगा कि तुम एक अच्छा टैडी बियर बन सकते हो। ऑक्स की जोड़ी हंसी। मुझे नहीं लगता कि ये शब्द आमतौर पर एक साथ चलते हैं, लेकिन मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है। हालांकि एक बार जब मुझे कुछ और कौशल अंक मिल जाएंगे तो मैं एक सामान्य प्राणी को बुलाने में सक्षम हो जाऊंगा। उनमें से कुछ प्यारे हो सकते हैं। लोरोस हंसा। यहाँ एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला इल्यूजनिस्ट है। उसके पास वास्तव में नर्म चीजों की कमी नहीं है, वह बस नई चीजों की तलाश में थी। काल मुस्कुराया। इस गिल्ड के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ हैं। चलो अंदर चलते हैं और दूसरों से मिलते हैं। इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब वे अंदर आए तो डेविस और मिक दोनों ही ग्राहकों के साथ व्यस्त थे, इसलिए काल उन्हें सीधे दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां रैमी और उसके नए कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने रे को देखा तो दोनों ओर्क स्तब्ध रह गए और मकड़ी ने अपने मानव वेश में उन्हें देखकर मुस्कुराए। सर, कोई अपराध नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वह क्या है ना? लैरी फुसफुसाया। रक्त विनाशक राक्षसी मकड़ी। वह मेरी भागीदारों में से एक है। हम तब से साथ हैं जब वह एक प्यारी सी इमो हैचलिंग ब्लडबाथ स्पाइडर थी। राय ने खुशी से सिर हिलाया। मैंने अपना पहला वेब एक अलग जगह में बनाया था जिसे उसके कौशल ने बनाया था। चिंता मत करो, मैं काफी सभ्य हूं। थोर वह है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। वह लोगों को बहुत पसंद करता है और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वह तुम्हारे कान भर देगा। थोर ने ठहाका लगाया और दोनों ओर्क्स को देर से एहसास हुआ कि रे कमरे में एकमात्र जादुई जानवर नहीं थी। क्या और भी हैं? लैरी ने पूछा। यहाँ कहीं न कहीं एक नागारानी है और एक घोस्टफायर थंडरबर्ड। आप शायद लिटिल बटरफ्लाई से नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उसके भ्रम को हर जगह देखेंगे। और फिर कह रहा है जिसके हाथ इस समय आपकी जेबों में हैं। ओर्क्स ने नीचे देखा तो पाया कि उनकी जेबें उल्टी पड़ी थीं और बहुत निराश कैरा खाली जगहों में नाश्ता रखने की तैयारी कर रही थी ताकि नए आगंतुक इतने गरीब न हो। लैरी और डैरिल बस बेजर को देखते रहे जबकि वह उनकी जेबें ठीक करने में लगी थी तथा उनमें एक एक कपकेक भरने में लगी थी। काफी बेहतर। क्या उसने ऐसा किया? क्या मैं तुम्हें एक कपकेक दूं? तकनीकी तौर पर दो, लेकिन अब वे थोड़े कुचले हुए हो गए हैं, इसलिए तुम उन्हें एक एक कपकेक कह सकते हो। काल ने सहमति जताई। सीढ़ियों के नीचे से मिक हंस रहा था। उसने कैरा को कपकेक लेने के लिए रसोई में जाते देखा था और ये देखने के लिए कि उसे कपकेक की क्या जरूरत है, वह उसके पीछे गई। वह खाने के बीच में नाश्ता करने वाली नहीं थी, इसलिए नए लोगों के साथ कुछ तो चल रहा था। डैरिल हंसने लगा, उसकी गहरी हंसी से उसका पूरा शरीर कांप उठा। मुझे लगता है कि हमें ये जगह पसंद आएगी। मुझे डर था कि शहर में फंसना बहुत उबाऊ होगा और प्रकृति से दूर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हम आंतरिक शहर के किनारे पर हैं, इसलिए अगर हमें जंगल में कुछ समय बिताना है तो बाहर जाना ज्यादा दूर नहीं है। वह अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए बोला। लैरी ने अपने हाथों को बगल में रखा और अपने वस्त्र उतार दिए, जिससे टूटे हुए कपकेक उसकी हथेलियों में आ गए ताकि वह बिना किसी आइसिंग को खोए उन्हें खा सके। रसोइया भी शानदार हैं। मुझे उन्हें इतना देना होगा, दानव ऑक्स की तुलना में बहुत बेहतर रसोइया हैं। उन्होंने आगे कहा। अगले हफ्ते के दौरान गिल्ड हाउस में फिर से सब कुछ शांत होने लगा। शिल्पकार अपनी नई नौकरियों में रम गए थे और अतिरिक्त मदद के साथ अब उनके पास पोषण के अलावा किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रैमी अंततः अपनी परीक्षण अवधि पूरी कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा चुने गए सभी अभ्यर्थी उन्नत कौशल हस्तांतरित करने के योग्य हैं, और पहले दिन के ड्रॉपआउट के बाद वे सभी असाधारण रूप से कुशल साबित हुए थे। अब वह उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ ही सप्ताह में एक और महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। जन्मदिन की मंदिर परीक्षण के बाद के समय में वे एक बार ऐसा करने से चूक गए थे, लेकिन इस वर्ष सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे और एक ही बार में पूरे कोर पार्टी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए तैयार थे।
वे सभी 1 महीने के अंतराल पर थे, जो सर्दियों के महीनों के दौरान अन्य मनोरंजन की कमी का परिणाम था। काल को यकीन था, इसलिए एक बड़ी पार्टी सबसे अच्छा विकल्प होगा। 5 महत्वाकांक्षी कीमियागर पहली बार दूसरी मंजिल पर मुख्य कमरे में एकत्रित हुए थे। वे इमारत के कमरों में सो रहे थे जिसे रेमी ने प्रयोगशाला के रूप में लिया था, क्योंकि नागा रानी के बारे में ये जाना जाता था कि जैसे ही वह तय करती थी कि वे पर्याप्त आराम कर चुके हैं, उन्हें वापस काम पर बुला लेती थी। भ्रमात्मक शहर की अपरिवर्तनीय रोशनी के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी देर से सो रहे थे, कितनी देर से डार्कलाइट होस्ट के लिए काम कर रहे थे, या कुछ और। वे ऐसे थे जैसे खोए हुए गुफारवासी हों जो पहली बार सूर्य को देख रहे हों। बॉस, मैं आपको अपने लैब सहायकों और डार्कलाइट होस्ट के रूनिकल केमिस्ट पद के लिए आवेदकों से मिलवाता हूं। क्रमशः ये एम्बर, बिली, चार्ली, डैनी और एम्मा हैं, रेमी ने गर्व से घोषणा की। सचमुच? काल ने पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित थे। यह विशुद्ध संयोग है, मैं कसम खाता हूं। लोट्स ने उनमें से आधे को चुना, रेमी ने बचाव किया। तो आप सभी ने रेमी के टेस्ट पास कर लिए हैं, है ना? ठीक है। क्या उसने बताया है कि अब क्या होने वाला है? काल ने पूछा। पांचों ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक कौशल सिखाने जा रहा हूं, और जब तुम इसे सीख लोगे तो तुम रूनिक कीमिया की मूल बातें समझ जाओगे। इसके साथ तुम रैमी की अधिक प्रभावी ढंग से मदद करने में सक्षम होगे, साथ ही दुकान में बिक्री के लिए अपने खुद के कार्यात्मक औषधि बनाने में भी सक्षम होगे। रेमी अभी भी आपकी शिक्षा और विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की योजनाओं के लिए जिम्मेदार होगी। यह उसका विभाग है, और वह जानती है कि हर किसी को क्या चाहिए। अब अपने आप को तैयार करो। काल ने फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया ताकि रनक्राफ्टिंग और रैमी के कीमिया कौशल का मिश्रण स्थानांतरित किया जा सके, जो उन्हें अप्रेंटिस रूनिक कीमिया देगा। काल को लग रहा था कि यह उससे कहीं कमतर था जो वह वास्तव में उन्हें दे सकता था, लेकिन दूसरों के लिए अप्रेंटिस रैंक वाले कौशल प्राप्त करना अच्छा रहा। 4 ऑब्सेशन डेमन्स और एक सैटायर ने जब कौशल प्राप्त किया तो वे खुशी से उछल पड़े, और रे ने उन सभी को उन्नति उपहार के रूप में नए लैब कोट भेंट किए। नए कीमियागरों ने दूसरी मंजिल पर चारों ओर देखा, विशेषकर उन कमरों की ओर जिन्हें उनके रूप में चिन्हित किया गया था। इस घर में वाकई बहुत से लोग रहते हैं, है ना? तीसरी मंजिल पर और भी कई कमरे थे। क्या वे सभी खास हैं, जैसे लाइब्रेरी? बिली, जो कि महिला अल्केमिस्टों में से एक सैटायर लड़का था, ने पूछा। नहीं, अभी तक सिर्फ एक कमरा। कई भ्रमकारी क्षेत्रों को ओवरलैप करने से न सिर्फ जादुई संघर्ष होगा, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी। जब यह नुकसान नहीं उठा रहा होता है, तब भी इसे बनाए रखने के लिए कुछ मन की जरूरत होती है, और जब हमारे पास सिर्फ 1/4 कमरे ही भरे हैं, तो उन्हें और बनाने की कोई जरूरत नहीं है। काल ने समझाया। ये बात उन्हें समझ में आती थी, और लाइब्रेरी के बाहर का शहर उन्हें लगभग अपनी निजी जगह जैसा लगता था, क्योंकि लाइब्रेरी में खिड़की के बाहर एक रैंप के जरिए वहां पहुंचा जा सकता था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। बेशक ज्यादातर रातों में दूसरे लोग भी वहां होते थे, क्योंकि लिटिल बटरफ्लाई को उनके लिए शो करना बहुत पसंद था, जो उसके और रैमी जो कुछ भी पढ़ रहे होते थे उसके आधार पर होता था। लेकिन कार्यदिवस के दौरान ये पूरी तरह से शांत था, बिना किसी रुकावट के, जब तक कि कैरा उब न जाए और भ्रम का पीछा न कर रही हो। जबकि वे उस शाम के लिए जश्न मनाने वाले रात्रिभोज की योजना बना रहे थे, उनके पास उस दिन के लिए अन्य योजनाएं भी थीं। शहर के संसाधन संग्रह अधिकारियों के साथ खिलवाड़ करना उन चीजों में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले काल ने ड्रूइडो से 4 समान कौशल पुस्तकें बनवाईं, क्योंकि दो पुस्तकें लिखने में उन्हें पूरा सप्ताह लग गया था। केवल रही एंटेंगलिंग वाइन्स का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन जैसे वह इसका इस्तेमाल कर सकती थी, वैसे ही काल भी कर सकता था। इससे शहर जाने के लिए 3 किताबें बच गईं। दूसरा, उनके पास रॉयल रैंक की अभ्यास वस्तुओं का एक पूरा ढेर था, जिन पर डोरा की सौजन्यता से युद्ध संबंधी बफर्स लगे हुए थे। लेकिन इस महीने के ऑर्डर की असली कृति थी काल और एशब्रिंगर द्वारा बनाई गई खंजरों की जोड़ी। आत्मा जहर का खंजर, महाकाव्य ग्रेड, अधिपति रैंक, हमले घातक जहर प्रभाव पैदा करते हैं। आत्मा क्षति के रूप में अतिरिक्त 30% हथियार क्षति का सामना करता है। वे निश्चित रूप से क्रूर खंजर थे, और राय उन्हें परखने के लिए जंगल में गए थे। जरा सी खरोंच लगने पर मोनाक रैंक वाले प्राणी में 5 सेकंड के भीतर ऐंठन शुरू हो जाती थी, और ज्यादातर 30 सेकंड के भीतर मर जाते थे। हालांकि राय ने सीखा था कि यदि आप घाव के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप इसे बदल सकते हैं। इससे परिणाम में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया, वे अभी भी मर रहे थे।
लेकिन मानवों के दिल या बगल पर घाव लगभग तुरंत होता था, जबकि अंगों के सिरों पर घाव 1 मिनट के करीब होता था। कार्ल और एशब्रिंगर ने इन हथियारों को बिल्कुल भी न बेचने और शहर को ये साबित करने के लिए कि वे हथियारों की तस्करी नहीं कर रहे हैं, बस कुछ और बेचने पर विचार किया था। लेकिन जब गवर्नर शिन पिकअप के दौरान खुद कस्टम ऑर्डर करने आए, तो योजना बदल दी गई। ये ओवरलॉर्ड रैंक का घातक जहर। आप सोच भी नहीं सकते कि हम वास्तव में उस वस्तु की नीलामी करेंगे। खंजरों की जोड़ी को देखते हुए गवर्नर हकलाया। राय और एशब्रिंगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें नहीं चाहते हैं, तो हम उन्हें लेडी रे को दे सकते हैं। कार्ल ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। आधे सेकंड के लिए गवर्नर को राहत महसूस हुई। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे रक्त विनाशक राक्षसी मकड़ी को घातक जहर देने जा रहे हैं। आप ये सब सिर्फ मेरा रक्तचाप बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, है ना? उन्होंने पूछा। चलो अगले आइटम पर चलते हैं। हमारे पास जादू की किताबें हैं, ऐसी मंत्र पुस्तकें जिनका उपयोग शहर के मुट्ठी भर प्राणी ही कर सकते हैं। अंत में उन्होंने खंजर रख लिए और इस महीने एशब्रिंगर के फौज से केवल एक ओवरलॉर्ड रैंक घोस्टफायर ब्लेड बेचा गया था। लेकिन उनके पास एक और कस्टम ऑर्डर था। नबीबुन से एक सरकारी दूत व्यापार बैठकों के लिए शहर में आ रहा था, और भगवान का पूरा इरादा बोनो को यह दिखाने का था कि द्रोथ के पास देश को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए बोने स्टील और माइथरिल आयात करने के अलावा अन्य विकल्प भी है। ये स्पष्ट रूप से एक धोखा था, लेकिन वे हर अधिपति रैंक वाले और उच्च कारीगर से कह रहे थे कि वे बोनो को बेचने के लिए एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। गवर्नर शिन ने चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे बहुत हलचल मच जाए, बल्कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे वे चौंक जाएं और ध्यान दें। कार्ल ने गवर्नर को बाहर निकालने और अतिरिक्त ध्वनिरोधन के लिए एशब्रिंगर को तीसरी मंजिल पर अपने निजी कमरे में ले जाने से पहले उत्सुकतापूर्वक सहमति व्यक्त की थी। मेरे पास एक विचार है और मुझे लगता है कि इससे हमें अनगिनत नए दोस्त मिलेंगे, या शायद कुछ दुश्मन। आप देखिए, मेरे पास ड्वार्फन रूम क्राफ्टिंग की एक पूरी किताब है जिस पर मेरे ज्यादातर डिजाइन आधारित है। जब भी मैं उन्हें किसी भी वास्तविक गुणवत्ता वाली रूम क्राफ्टेड वस्तु देता हूं, तो वे उसे पहचान ही लेते हैं। इसलिए मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूं। आर्टिफैक्ट ग्रेड हथियार बेस बनाने के लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी? मुझे परवाह नहीं है कि आप किस तरह का हथियार चुनते हैं, लेकिन यह इतना शानदार होना चाहिए कि बोने यह न जान सके कि क्या कहना है, कार्ल ने समझाया। और फिर डार्कलाइट होस्ट को 12 में फौज में आमंत्रित किया जाता है, जहां संयोग से एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला डिंगॉन होता है, जो एल्वेन स्टील से भरा होता है। एशब्रिंगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कार्ल ने सहमति में सिर हिलाया। ये सामग्री का एक अद्भुत नया स्रोत होगा, और बोने स्पष्ट रूप से जादुई वस्तुओं को बनाने के बारे में अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक जानते थे। एशब्रिंगर एक शानदार लोहार था, लेकिन एक दानव के रूप में उसकी प्रकृति के कारण वो उन तत्वों को बनाने में बहुत सीमित था जिन्हें वह बना सकता था। वो सभी प्रकार की आग बना सकता था, और उसका जादू जहर या आत्मा के प्रभावों में बाधा नहीं डालता था, लेकिन बस इतना ही। मुझे सामग्री आसानी से मिल जाती है, वे दुर्लभ है, लेकिन इतनी दुर्लभ भी नहीं कि अगर आपको पता हो कि कहाँ ढूंढना है तो आप उन्हें ढूंढ न सके। असली चुनौती उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु बनाना है। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं, और हमने पहले ही देखा है कि आपके रून्स एक आर्टिफैक्ट ग्रेड आइटम बना सकते हैं। हालांकि यह आसान नहीं था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। अगर हम बोनो के लिए किसी वस्तु पर मिलकर काम करना चाहते हैं, तो मैं बैटलएक्स की सलाह देता हूं। 2 हाथों वाला असममित डबल ब्लेड, उन्हें ये बहुत पसंद है। दूसरा होगा हैमर कुल्हाड़ी, फिर एक हथौड़ा। कार्ल मुस्कुराया। ठीक है, मैं मूल हथियार का डिजाइन आप पर छोड़ता हूं, और फिर मैं आपके द्वारा डिजाइन किए गए आकार के साथ जाने के लिए रून डिजाइन करूंगा। मुझे लगता है कि हम निर्माण में एक अच्छा कौशल रत्न भी डाल सकते हैं, एक विशेष स्पर्श जो अधिकांश शिल्पकार प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। एशब्रिंगर ने सिर हिलाया, फिर एक युद्ध कुल्हाड़ी या संभवतः किसी प्रकार के पोलाम का डिजाइन तैयार किया, जिसमें एक वेज ब्लेड और एक अर्धचंद्राकार ब्लेड था। डिजाइन के कारण दोनों का भार वितरण एक जैसा हो जाएगा, इसलिए कुल्हाड़ी अच्छी तरह घूमेगी, लेकिन दोनों ओर से अलग अलग तरीके से कटेगी, दानव ने समझाया। ठीक है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। ये 2 हाथों से काम करने वाला है ना? तो अगर जरूरत पड़ी तो मुझे हैंडल बनाने के लिए जगह मिल जाएगी? कार्ल ने पूछा। एशब्रिंगर ने अपने हाथ फैलाए। मैं इसे अपने साइज का बनाऊंगा, इसलिए हैंडल 2 मीटर लंबा होगा। काम करने के लिए ये पर्याप्त जगह थी। ठीक है, तुम उस पर काम शुरू करो, मैं शिलालेख और मंत्र पत्थर पर काम शुरू करूंगा।
क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है जो उस हथियार के साथ जाएगा जिसे तुम बना रहे हो? काल ने पूछा। एशब्रिंगर मुस्कुराया। ग्रेविटी स्लैम, वो क्षमता जिसका उपयोग ओफेलिया और थोर करते हैं। ये पत्थर को चकनाचूर करने के लिए बहुत बढ़िया है, और बौने ऐसे हथियारों के बारे में सोचते ही थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं जिनका उपयोग खनन उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। काल ने हंसते हुए इस पर ध्यान दिया। ग्रेविटी स्लैम एक ऐसा खेल है जो मैंने पहले भी किया है। ये लड़ाई में एक असली विजेता है। मैं कंपन क्षति के लिए भी शिलालेख जोड़ूंगा, ताकि हमले के दौरान पत्थर टूट जाए। बुनियादी बातें तय करने के बाद वे अपने अपने कार्यस्थलों पर चले गए और राज्यपाल के अनुरोध को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। आप जानते हैं, अगर मैं आगे बढ़ता तो हमारे पास शायद अधिक कौशल होते जो बौनों को पसंद आते। थोर ने काल के मन में धीरे से सुझाव दिया। अभी भी अड़चन से पहले अटके हुए हैं? काल ने पूछा। थोर ने मन ही मन सिर हिलाया। अब कोई दबाव भी नहीं है, मैं बस यही हूं। खैर, संसाधन और किस्मत हमें केवल इतनी दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, आप विकास कब करना चाहते हैं, और क्या आपके मन में कुछ है? अगर यह हमें सामग्रियों के लिए विकल्प देता है, काल ने पूछा। टनकीदार, लेकिन सवारी योग्य, थोर ने जोर दिया। काल को यकीन नहीं था कि ऐसा कोई विकल्प होगा भी या नहीं, लेकिन अगर थोर ने पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया तो वह अपने विकास को आकार देने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, मैं अब देखूंगा कि हमें क्या चाहिए। काल सहमत हो गया। थोर ही एकमात्र ऐसा था जो अभी तक ओवरलॉर्ड नहीं बन पाया था, और यही बात बाकी सभी की तरक्की में बाधक थी। भले ही काल जानता था कि थोर को टेसा के साथ युद्ध में जाने के लिए कैसे मुक्त करना है, लेकिन वे पहले से ही एक ही रैंक के थे, और अंततः टेसा शायद फिर से आगे बढ़ जाएगी। लक्ष्य: थोर प्रजाति, दिव्य थंडर सेरो, विकास आवश्यकताएं। ट्रिब्यूलेशन सेरो, एक टोटेम रैंक्ड लाइटनिंग जेम, 1 किग्रा पवित्र पत्थर, सफेद धब्बे वाली दिव्य घास। पवित्र रेडियंट सेरो, एक टोटेम रैंक पवित्र पत्थर, धुंधली सांस फूल। अभेद्य बुलवार्क बेहेमोथ, एक टोटेम रैंक वाला एलिमेंटल स्टोन, 3 ओवरलॉर्ड रैंक वाले सीन के आभूषण जिन पर सीमित अभेद्यता प्रभाव अंकित है। एलिमेंटल स्टोन के विपरीत तत्व के 10 किग्रा ओवरलॉर्ड रैंक वाले फल। थोर ने भी काल के साथ ही विकल्प पढ़े। मैं इसके लिए लाइटनिंग स्टोन का उपयोग कर सकता हूं, है ना? तलवार ड्रैगन वाले आदमी के बैग में लाइटनिंग स्टोन है, उसने सुझाव दिया। क्या हमारे पास फल है? काल ने पूछा। रेमी के पास ओवरलॉर्ड रैंक का पानी और आइस बेरीज है, थोर ने पुष्टि की। फिर मैं आज दोपहर गवर्नर के अनुरोध के लिए पैटर्न पूरा करते ही सीन की सजावट बनाना शुरू कर दूंगा। हम सुबह तक आपको अग्रिम रूप से भेजने में सक्षम हो जाएंगे।